मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, न बना वकील और नहीं CS कर पाया, लेकिन डोंट वरी, बी हैप्पी, डोंट वरी, बी हैप्पी। मैं कुछ न कुछ कर लूंगा, तेरे कष्टों को हर लूंगा। ओ डैडी, ओ मम्मी डियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर, मैं हूँ करियर वॉरियर, एक करियर वॉरियर। नमस्कार, मैं हूं जॉर्ज ग्रोवर और मैं आप सभी का करियर वॉरियर के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। हमारा ये शो ऐसे लोगों से आपको मिलवाता है जिन्होंने नॉन ट्रेडिशनल तरीके से अपना करियर बनाया है, एक मुकाम हासिल किया है। आइए आज हम मिलते हैं ऐसी ही एक शख्सियत से जिनका नाम है मेलविन कैसलिनो। नमस्कार मेलविन जी। नमस्कार जॉर्ज। आपका हमारे इस शो में स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके साथ रूबरू हूँ और आपके साथ कुछ बातें करूँगा। अरे वाह, हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज़। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ। वैसे हम गोवा से हैं, लेकिन पले बड़े और सेटल जयपुर में ही हुए हैं। और मैंने स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल से की है। आज मुझे 28 साल हो गए, वहीं पर मैं टीचर भी हूँ। अरे वाह। साथ में म्यूज़िक, थोड़ा सा अभिनय और पेंटिंग, स्केचिंग, कैलीग्राफी, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी जैसे कुछ हॉबीज़ पाल रखे हैं। उनका शौक़ भी पूरा करते हैं जब समय मिलता है तब। जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भाई मेलविन जो है एक मल्टी टैलेंटेड बंदे हैं और हम इनसे इनके सभी टैलेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे जो खास जिसका मैं दीवाना हूं वो है म्यूज़िक। तो मैं म्यूज़िक के बारे में पूछूंगा कि म्यूज़िक की शुरुआत कैसे हुई आपकी ज़िंदगी में। मैं 4 साल का था और जो हमारे घर में हाउसमेट थी, उनके पास एक छोटा सा माउथ ऑर्गन था। और क्योंकि मैं खेलता था रहता था, तो उन्होंने एक दिन वो माउथ ऑर्गन मुझे दे दिया और उसमें अंदर मैंने फूंक मार के, थूक भर के उसको ख़राब कर दिया। तो काफ़ी वो दुखी हुई, लेकिन वो फिर नेहरू बाज़ार गई और वहाँ से एक हीरो माउथ ऑर्गन और ख़रीद कर लाई और दोबारा मुझे दे दिया। उसमें से कुछ सुर निकालते निकालते एक धुन बज गई और बस 4 साल की उम्र से आज तक मैं धुन ही बजा रहा हूँ। तो माउथ ऑर्गन मेरा सबसे पहला साज था। और उसके बाद जब मैं 6ठी क्लास में आया तब मैंने गिटार सीखा। उसके बाद थोड़ा बहुत पियानो। लेकिन मेरे पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है, जैसे आजकल डिग्रीज़ हैं और ट्रिनिटी कॉलेज है, विशारत है। तो मेरे पास ऐसा कोई भी फॉर्मल सर्टिफिकेट कोर्स या डिग्री कोर्स या ऐसा कोर्स नहीं है दिखाने के लिए कि मैं म्यूज़िशियन हूँ। लेकिन ऊपर वाले ने हमें ब्लेस किया है और इस टैलेंट के साथ हमें रखा है, जो जिसे हम कहते हैं सेल्फ लर्न। तो हमने बस लोगों को देख करके और थोड़ा उस ज़माने में तो इंटरनेट था नहीं, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था, तो बस सीखने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। सिर्फ आप लोगों को देखते थे और जितना उनको देख करके आप सीख सकते थे, वैसा कोई स्टूडेंट टीचर वाली परंपरा भी नहीं थी तब जी। म्यूज़िक स्कूल्स भी नहीं थे, तो सब कुछ आपको अपने आप ही करना पड़ता था। तो इसी जर्नी के साथ हम करते करते आज मेरे बैंड को भी 30 साल हो गए और मुझे म्यूज़िक बजाते बजाते गाते काफ़ी साल हो गए। तो इट्स बीन अ गुड जर्नी। आपने बताया आपके बैंड को 30 साल हो गए। हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़ आपके बैंड का नाम और उसके बारे में कुछ। 1992 की बात है और हम लोग ऐसे ही समर हॉलीडेज़ में 2-4 जने बैठ करके कुछ जैमिंग कर रहे थे। और उस दौरान सब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स पर बैठे थे। मैं कीबोर्ड बजा रहा था, कोई गिटार बजा रहा था, कोई ड्रम बजा रहा था, कोई गा रहा था। और करते करते जो गाने हमें आते थे वो हम बजाना शुरू किए और कुछ अच्छा साउंड करने लगा। तो हमने बस उस वक्त 2 जने स्कूल में थे और मैं कॉलेज कर चुका था। और फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि चलो क्यों नहीं एक बैंड बनाते हैं। और वहाँ से हमने एक ऐसे ही बैंड बनाया। हम लोग जवान लड़के थे तब, तो कूल बॉयज़ नाम किसी ने सजेस्ट किया क्योंकि हम लोग यंग थे। और पता नहीं वहाँ से एक फॉर्मल जर्नी सी शुरू हो गई और कब ये एक पैशन बैंड, हॉबी बैंड से आज एक प्रोफेशनल बैंड हो गया। राजस्थान का एक काफ़ी रॉक बैंड हमारा इस्टेब्लिश हुआ 30 सालों के अंदर। बहुत सारे शोज़ किए हमने, बहुत सेलिब्रिटीज़ के साथ हमने परफॉर्मेंस दिया है, फ्रॉम मैरिजेज़ टू बर्थडे पार्टीज़ टू कॉर्पोरेट शोज़।
बहुत सारा काम हम लोग ने 30 सालों में किया है और आज भी कर रहे हैं। बैंड इस्टेब्लिश हो गया एक प्रोफेशनल बैंड के रूप में। आज हमारा बैंड कूल बॉयज़ जो है जयपुर में जाना जाता है। जी मैं जानता हूँ हमारा जो जयपुर फेस्टिवल होता है या जितने भी हमारे बाहर से बॉम्बे से बॉलीवुड से जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनमें उनके साथ भी आप लोगों ने बैंड बजाया है। तो कोई ऐसा सेलिब्रिटी जिसके साथ में जिनके सामने आपने परफॉर्म किया और आप खास उनको याद करना चाहें? जी, हाल में ही हमने वीर सांघवी आए थे जयपुर और उन्होंने अपनी एक किताब लॉन्च की थी, तो उनके लॉन्च पार्टी में हमने प्रोग्राम किया था। इला अरुण और अरबाज खान और काफ़ी सारे एक्टर्स के साथ हमने स्टेज शेयर किया है, तो काफ़ी अच्छा हमको मौका मिला जगजीत सिंह के साथ जी एक शो करने का। और जितने भी प्लेबैक सिंगर्स हैं, के का शो हमने उनके साथ किया नहीं, लेकिन उनका परफॉर्मेंस हमने लाइव देखा है। तो ऐसे म्यूज़िक ऐसी चीज़ है जो हमको कई जगहों पर ले जाती है, कई सेलिब्रिटीज से मिलवाती है, तो सफ़र बहुत खुशनुमा है म्यूज़िक का। मेलविन सर, आपने बताया कि कई सेलिब्रिटीज़ के साथ में आपने अपना परफॉर्मेंस दिया है। कोई इंसिडेंट, कोई ऐसे सेलिब्रिटी के सामने आपने परफॉर्म किया हो और आपको आज भी याद रहता हो? जी, 2 या 3 साल पहले लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था जयपुर में, और वहाँ एक राइटर्स बॉल पार्टी में हम लोग को परफॉर्म करने का मौका मिला सारे राइटर्स और ऑथर्स के सामने। और बार लगा हुआ था हमारे स्टेज के आगे और बुफे भी था, तो जितने भी सेलिब्रिटीज़ ऑथर्स थे वो सीधे जा कर के उन्होंने अपना अपना ड्रिंक लिया और स्नैक्स लेते लेते एक दूसरे से बातें कर रहे थे। टेबल्स भी थे लेकिन टेबल पर कोई बैठा नहीं था। सफ़ेद कुर्ते पैजामे में मैंने एक हल्की सी शक्ल देखी अंधेरे में, हमारे सामने आकर बैठे 2-3 लोगों के साथ थे। न तो वो कुछ स्नैक्स ले रहे थे, न तो वो कुछ पी रहे थे, और हमारे म्यूज़िक को एंजॉय करते, हर एक गाने के बाद तालियां बजाते। जब उन पर थोड़ा स्पॉटलाइट पड़ा तब मैंने पहचाना उनको, गुलजार साहब थे। अरे वाह! तो ये बहुत अच्छा मौका लगा हमको कि हम उनके सामने अपना म्यूज़िक का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जब ब्रेक हुआ तो मैं स्टेज से उतरा और मैं उनसे मिलने गया, और उन्होंने कहा कि आपका म्यूज़िक बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि आपके म्यूज़िक को कोई सुन नहीं रहा है। मैंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सुन नहीं रहा है, सारे लोग कहते हैं बार पे हैं, बातें कर रहे हैं, आप इतने अच्छे म्यूज़िक परफॉर्मेंस दे रहे हैं। मैंने कहा मुझे फ़र्क है सिर्फ इस बात का कि आप मुझे सुन रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई वाला मौका था, और हमने उनको बहुत बहुत शुक्रिया कहा हमारे को, जो उन्होंने इनकरेज और मोटिवेट किया उसके लिए। अरे वाह, बहुत ही शानदार आपने वाकया सुनाया। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इस वक्त में, ऐसे धुरधुरी सी हो रही, क्या बोलते, झुरझुरी सी हो गई मेरे साथ में। हम सीधे ही अभी के दौर में आ गए। मैं जानना चाहूँगा बचपन कैसे बीता आपका, कैसे स्टूडेंट थे आप? एक बदमाश बच्चे या पढ़ाकू? पढ़ाकू तो नहीं था, लेकिन क्योंकि इतने सारे म्यूज़िक के पैशंस पाल रखे थे, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट सिर्फ म्यूज़िक होता था। मैं स्कूल आने के बाद माउथ ऑर्गन बजा लिया करता था, कभी कुछ कैसियो का एक छोटा सा कीबोर्ड पापा लेकर आए थे उसको बजाता था, कभी गिटार बजा लेता था। और मैं पढ़ाई में बिल्कुल एवरेज ही था स्कूल में, मैं टॉपर नहीं था, 50-60% एवरेज स्कोरर था मैं। लेकिन साथ में जब स्कूल और कॉलेज किया उसके बाद ऐसा लगा कि एजुकेशन और टीचिंग लाइन मुझे काफ़ी प्रभावित कर रही थी। तो कॉलेज करने के बाद मैंने अपना बीएड किया, उसके बाद एमएड किया, और कुछ और कोर्सेज़ करने के बाद मैं टीचिंग लाइन में लग गया, और अभी 28-30 सालों से मैं एजुकेशन में हूँ, और इस तरह से मेरा काम चल रहा है अभी। मेलविन सर, आपने बताया कि आप एक टीचर हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? मैं अंग्रेज़ी पढ़ाता हूँ जी। अभी आपसे जब बात कर रहा था तब आप एक प्रोनाउंसिएशन, आपका एक उच्चारण सुना मैंने, एजुकेशन। आप तो इंग्लिश मीडियम के हैं, हमारे दर्शक भी ज़्यादातर बच्चे जो आजकल के हैं ये बैठे हैं हमारे साथ में, ये भी इंग्लिश मीडियम के हैं। मैं तो सर हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी मैंने, और हम लोग जो है ना एजुकेशन बोलते थे इसको। इसके अलावा सर हमारे साथ तो बहुत बड़ा कांड हुआ कि ये सोल्व पेपर आते हैं सर एग्जाम्स के, तो इसका हिंदी जो लिखते हैं उसके ऊपर ना हिंदी में लिखा है सोलवर्ड पेपर लिखा रहता है उस पर। तो मैं हिंदी मीडियम वाले हमको बोला हाँ भाई साहब सोलवर्ड पेपर देना, तो सोलवर्ड पेपर दे देते हैं हमारे को, सोल्ड पेपर जिसे हम बोलते हैं। तो मेरी वाइफ जो है पिंकी, उन्होंने मेरी जब हमारी शादी नहीं हुई थी उन दिनों मैं बोला कि एक बार ऐसे कहीं बात चल गई थी, अरे तुम क्यों चिंता करो, मैं तुम्हारे लिए सोलवर्ड पेपर ले आऊँगा। तो उस वक्त वो मेरी खूब हंसी बनाते थे इंग्लिश मीडियम की सारी लड़कियाँ, और पिंकी, नीलम और उसकी सारी सहेलियां मुझे बोलती थी जो कौन से पेपर लाएगा, तो मेरे को तो पता नहीं था क्या बोलना था, मैं तो बोलता था सोलवर्ड पेपर लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, तो वो हंसते थे सारे के सारे। तो सर हमारे जो हिंदी मीडियम के खासकर जो बच्चे हैं उनको कोई टिप दीजिए ना सर इंग्लिश की, ताकि उनकी इंग्लिश में शायद कुछ एक आधी इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन हो। जी, इंग्लिश का क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम जैसे दूसरी चीज़ें सीखते हैं हम इंग्लिश को भी सीखेंगे, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश इज़ नॉट टॉट, इट इज़ कॉट। ये एक ऐसा स्किल है जैसे आप दूसरी चीज़ों, दूसरे हॉबीज़, आप इनको आप कहीं सीखते नहीं, आप इनको कैच करते हैं।
तो आपको एक माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें आप एक इंग्लिश सर्कल के अंदर हो, इंग्लिश वहाँ बोला जाता हो, आप खुद भी वहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी मिले इंग्लिश बोलने की, आप इंग्लिश गाने सुने, इंग्लिश म्यूज़िक सुने, इंग्लिश सिनेमा देखें, इंग्लिश प्रोग्राम सुने, इंग्लिश न्यूज़ सुने, इंग्लिश अखबार पढ़ें। तो एक इंग्लिश का जब एक सकारात्मक माहौल बनेगा आपके साथ, तब जाकर के, जैसे कहते हैं कि आपको अगर स्विमिंग सीखनी है तो अगर पूल के अंदर नहीं उतरेंगे तो आप स्विमिंग नहीं सीख सकते। उसी तरह इंग्लिश अगर सीखना है तो आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो कई घरों में नहीं होता। उसकी वजह से हमारी जो इंग्लिश है वो पिछड़ जाती है, और हिंदी का जो भारी हमारा एनवायरनमेंट है, हम उसी तरह से प्रोनाउंसिएशन को भी हिंदी वाला प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में ले आते हैं। जैसे बचपन में हमने सीखा है लॉयन, शेर, लेकिन ये है लायन। लेकिन लायन बोलने वाले बहुत कम हैं, जनता बोलती है लॉयन बोलती है, वायलिन को बोलेंगे वॉयलिन। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि हम ऐसे माहौल में हम बड़े हुए हैं जहाँ पर गलत उच्चारण चलता रहा है, और वो उच्चारण आज हमारे सिस्टम में जाकर हम इतने बड़े हो गए, फिर भी वो गलत प्रोनाउंसिएशन हमारे मुंह से कई बार निकलता है। और अभी भी रेक्टिफाई हो सकता है, अभी भी ठीक हो सकता है, लेकिन हम अपने माहौल को बदलेंगे और कुछ पॉजिटिव प्रयास करेंगे अपने उच्चारण को, प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स को सीखने के लिए, तभी जाकर के ये चीज़ें रेक्टिफाई होगी, नहीं तो आगे भी हम गलत उच्चारण बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जो उच्चारण है, फोनेटिक्स है, इसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? क्या ये जो गूगल पे जो सुनते हैं एक आवाज़ अपन और उससे जो उच्चारण सीखते हैं, वो एक अच्छा तरीका होगा? वो भी अच्छा तरीका, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि आप जितना कानों से इंग्लिश को सुनेंगे, आजकल हम चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी में बोलें, लेकिन हम खुद ही 99% टाइम्स हिंदी में ही बात करते हैं। हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, कॉर्पोरेट सर्कल है, बिजनेस सर्कल है, एजुकेटिव सर्कल है, वहाँ पर हम सब हिंदी में बात कर रहे हैं। तो इंग्लिश कैसे सुधरेगी? आप चाह रहे हो कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश भाषा में ही बात करनी पड़ेगी, कॉन्वर्जेशन रखना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा, चाहे वो आपके कलीग्स हों, फ्रेंड्स हों, ताकि एक इंग्लिश का माहौल बनाए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप सीरियसली उसके अंदर उतरोगे नहीं, और आप चाहोगे कि मेरा जो इंग्लिश है वो परफेक्ट हो जाए, मेरी प्रोनाउंसिएशन वो बिल्कुल सुधर जाए, वो नहीं होता। तो आपको प्रयास करना पड़ेगा, अपने आप को डिटर्मिन्ड रखना पड़ेगा, और उसके लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा गूगल वगैरह है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंग्लिश न्यूज़ है, इंग्लिश प्रिंट मीडिया है, पॉडकास्ट हैं, बहुत सारा है। आपको अगर आप चाहें तो एक माहौल क्रिएट करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। अरे वाह मेलविन सर, मुझे पूरी आशा है कि हमारे दर्शक, विशेष करके जो युवा वर्ग हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने इंग्लिश की ये टिप्स लिए होंगे और उन्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। मेलविन सर, आप जो पेंटिंग्स करते हैं और आपकी कैलीग्राफी जो है, उसके बारे में भी कुछ बताएं सर। कैलीग्राफी का सफ़र 1994 में शुरू हुआ, जब मैंने एक स्टूडेंट को माउंट आबू से आया था, उसने हमारे स्कूल को ज्वाइन किया 11th स्टैंडर्ड में, और वो कुछ एक कटी हुई निब से कुछ लिख रहा था, बहुत शानदार लगा मुझे, और मेरे लिए एक नया स्क्रिप्ट था। मैंने पूछा क्या है, तो उसने बताया कैलीग्राफी। मैंने कहा क्या होता है कैलीग्राफी? तो उसने बताया जो नॉर्मल पेन से लिखते हैं वो हमारी राइटिंग होती है, और अगर पेन को हम काटे, उसके अंदर से जो थिक और थिन का जो कर्सिव इफेक्ट निकलता है, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो फिर उसने एक फ़ॉन्ट, एक स्क्रिप्ट मुझे सिखाई, और 1 महीने मैंने बहुत काम करके उस स्क्रिप्ट को सीखा। उसके बाद मैंने यूट्यूब से 3-4 स्क्रिप्ट्स और सीख लिए। अभी लॉकडाउन में मैंने एक नया स्क्रिप्ट, जो अपना हिंदी स्क्रिप्ट है जिसे हम देवनागरी बोलते हैं, वो भी मैंने सीखा। और लॉकडाउन में मैंने किताब भी लिखी, जो लोग अपने घर पे बैठे बिना किसी टीचर के भी कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैंने किताब लिखी है। तो आप एक सेल्फ लर्निंग भी कर सकते हो उस बुक के ज़रिए। तो कैलीग्राफी एक आर्टिस्टिक स्क्रिप्ट होता है, जो जैसे आप फिल्म के टाइटल्स वगैरह देखते हैं हिंदी में जो लिखते थे, तो उस तरह से एक बहुत ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट है। और रही बात स्केचिंग और पेंटिंग की, तो 2015 में से पहले मैं कुछ आर्टिस्ट को यूट्यूब पर उनके ट्यूटोरियल्स देख करके बहुत इम्प्रेस हुआ, और मुझे लगा कि मुझे भी आनी चाहिए ये चीज़, क्योंकि मैं कैलीग्राफी करता हूँ, तो आर्ट में मैं थोड़ा सा ऑलरेडी था, पर पेंटिंग और स्केचिंग और इन सब चीज़ों पे मैं काफ़ी रुझान हुआ। तो मैंने 1 साल तक सिर्फ यूट्यूब पर उनको देखा और समझने की कोशिश की, अपना माइंड बनाया। एक आर्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया मैंने, और वहाँ पर 1 महीने का कोर्स लेकर के मैंने बेसिक स्केचिंग से शुरू किया। आज थोड़ी बहुत पेंटिंग बना लेता हूँ, मिक्स्ड मीडिया में, चारकोल में, वाटर कलर्स में, और ग्रेफाइट में कुछ पेंटिंग्स करता हूँ मैं, और ये मैं अपने खुद के पैशन के लिए, खुद के मेडिटेशन के लिए करता हूँ। अरे वाह। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, हमारे जितने भी जो प्रोग्राम्स हैं, खास करके बिना फाटक की रेडियो लाइन, हमने अभी एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, करियर वॉरियर, जो आप देख रहे हैं अभी। इसके अलावा हमारी आने वाली फिल्म है लपका, द टूरिज्म माफिया। इसके अलावा मेरी एक और जो है कहानी लिखी हुई है, लव जिहाद। इन सब के ऊपर जो है
सर ने जो है स्केचेस बनाए हैं, पेंटिंग्स बनाई हैं, और लव जिहाद जो है उसको इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी में कैलीग्राफी जो इनकी लिखने की जो कला है उसके अंदर इन्होंने लिखा था, जिसके लिए हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। इन्होंने हमारा मान बढ़ाया और चीज़ें जो है हमारी देखने लायक हो गई हैं। मेलविन सर, इसके लिए हम सच में आपको थैंक्स बोलना चाहेंगे। थैंक यू मेलविन सर, आपकी जो कला है, खास करके जो आप पेंटिंग्स करते हैं और आपकी जो ये कैलीग्राफी है, इसकी वजह से जो हमारे काम हैं उनको चार चांद लग गए। हमारे जेपी चोपड़ा जी बहुत सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने तो कहा था कि जब मैंने बिना फाटक की रेलवे लाइन की जो पेंटिंग देखी तो मुझे मालगुडी डेज के दिन याद आ गए कि कैसे मालगुडी डेज की पेंटिंग्स आया करती। वो इसलिए क्योंकि मैं आर.के. लक्ष्मण जो टाइम्स ऑफ इंडिया के महान कार्टूनिस्ट रहे हैं, वो मेरे बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे। जब मैं बचपन में टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता था तो उनके कार्टून्स एक यू सेड इट कॉलम में आया करते थे। और क्योंकि आर.के. लक्ष्मण जी आर.के. नारायण ऑथर जो मालगुडी डेज के हैं, उनके भाई हैं, तो उन्होंने अपने भाई के उस नॉवल में मालगुडी डेज में सारे कैरिकेचर्स और स्केचेस उन्होंने ही बनाए। तो उनके काम से मैं बचपन से ही काफ़ी प्रभावित था। तो शायद कहीं ना तो कहीं उनका जो प्रभाव मुझ पर पड़ा है वो प्रभाव आपके कवर स्टोरी और लेबल्स पर भी आया है। आप आजीविका के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आपके आजीविका चल रही है? जी, मैं टीचर हूँ, तो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरी टीचिंग से ही आता है। उसके अलावा जो मैंने बैंड शुरू किया था 30 साल पहले, वो एक हॉबी बैंड से लेकर आज एक कमर्शियल बैंड आ गया है, तो उस तरह से भी हमारी अर्निंग हो जाती है। साथ में जो यंग एंथुजियास्ट हैं, कोई पेंटिंग सीखना चाहता है, कोई स्केचिंग सीखना चाहता है, कोई वोकल्स, कोई गिटार, कोई इंस्ट्रूमेंट, जो मुझे आता है, मुझे बड़ी खुशी होती है आगे उसको पास ऑन करने के लिए। तो मैं कुछ बच्चों को लेकर के ये हुनर वगैरह भी उनको सिखा लेता हूँ, तो इस तरह से समय निकलता है। और इसके अलावा मैं कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ आप ही की तरह, लेकिन डॉक्यूमेंट्री होती है मेरी थीम्स। और मैं कुछ ब्लॉग्स वगैरह लिखता हूँ, कुछ वीडियोस अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, कुछ ट्यूटोरियल्स बनाता हूँ, और इस तरह से मीडिया में कुछ न तो कुछ काम, प्रोडक्शन का, वॉइस ओवर का काम चलता रहता है। आपने जो शॉर्ट फिल्म्स बनाई है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाई हैं, आपका यूट्यूब चैनल होगा जरूर? जी, क्या नाम है? मेरा यूट्यूब चैनल मेरे नाम से ही है, मेलविन कैस्टलिनो। 4 साल पहले मैंने जयपुर पर एक मिनट की फिल्म बनाई। तो मुझे कई दोस्तों ने कहा कि जयपुर पिंक सिटी, इतना बड़ा शहर, इतनी सारी बातें आप 1 मिनट में क्या रखोगे? तो मैंने कहा है तो इतनी सारी चीज़ें, लेकिन बनाने को जाओ तो 1000 मिनट भी कम होंगे। तो मैंने एक स्टोरी लाइन लिखी, एक राइटर को मैंने अपने थॉट्स शेयर किए, और कुछ स्नैपशॉट्स और तीज फेस्टिवल, गंगोर फेस्टिवल और कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर के मैंने एक स्टोरी बनाई, जिसमें कहानी भी कह दी, कुछ जयपुर का भी दिखा दिया, और ये कहा कि जो एक बार जयपुर आता है वो यहीं का बस कर रह जाता है। तो वो 1 मिनट की फिल्म है, लेकिन उसके पूरे जयपुर की सारी झलकियाँ आपको मिल जाएंगी, और एक छोटी सी कहानी भी उसके अंदर। तो उस फिल्म को काफ़ी लोगों ने सराहा और पसंद किया। मेलविन सर, आपकी आवाज़ बड़ी जादुई है, ये हम कह तो सही सकते हैं क्योंकि हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप आकाशवाणी पे भी काम कर रहे हैं? जी, मैं आकाशवाणी में 1990 से एक कैजुअल अनाउंसर हूँ। वहाँ पे फ्रीलांस अनाउंसर के लिए वो मुझे प्रोग्राम्स देते हैं। मैंने 100.3 FM पिंक सिटी के लिए कम से कम 10 साल एंकरिंग की है। आज मैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी रेडियो चैनल 105.6 FM पर मैं एक रेगुलर अनाउंसर हूँ। वहाँ पे उनके शोज़ कंडक्ट करता हूँ, मैं प्रोग्राम्स होस्ट करता हूँ, इंटरव्यूज़ करता हूँ, फ़ोन आउट्स करता हूँ, और इस तरह से एक एजुकेटिव नॉन कमर्शियल चैनल है 105.6 पर आता है, वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं देता हूँ। मेलविन सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं, हमारी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, आपकी जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ये तो मैं यूँ कहना चाह रहा था कि सर एक बार आप खुद ही गिना दो कि आप क्या क्या करते हो, कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई एक आर्ट फॉर्म जो है हम चूक जाए। नहीं। आप टीचर हैं, आप सिंगर हैं, सिंगर आपने बताया नहीं अभी, म्यूजिशियन है आप पेंटिंग करते हैं, आप जो है कैलीग्राफी भी करते हैं, आप बहुत बढ़िया मैथ्स भी पढ़ाते हैं, मैंने सुना है। मैथ्स, इंग्लिश ज़्यादा, मैथ्स नहीं, इंग्लिश ज़्यादा सिखाता हूँ मैं। हाँ। जूलियन मेरा जो साला है वो सर का स्टूडेंट भी रहा, और इन्होंने कुछ बार्टर सिस्टम से कुछ सीखा था, मुझे ऐसा कुछ, उन्होंने गिटार सिखाया, उसने मैथ्स सिखाया, ऐसा कुछ हुआ था। तो मुझे मालूम है कि मैथ्स भी जो है सर का, और इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, और आकाशवाणी पे जो है ये अनाउंसर भी हैं। और क्या है सर? फोटोग्राफी का शौक है। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, एडिटिंग भी कर लेते हैं, इनका खुद का साउंड का अपना खुद का स्टूडियो जहाँ भी गाने रिकॉर्ड कर रहे हैं। और सर बस और कुछ नहीं है। और ये है, ये आपको मैं हमने कॉन्वर्सेशन की शुरुआत में इसका जिक्र किया था। बहुत छोटा सा साज है, लेकिन मधुर आवाज निकलती है। आप कहो तो मैं कुछ सुनाऊं? सर हम तो मरे जा रहे हैं, प्लीज प्लीज सुनाइए।
सर हम सच में दिल बना दिया सर, आपने मजा आ गया सर। थैंक यू। सर हमने सारे विषयों पर बातचीत करी और हमने जानना चाहा कि मेलविन सर आखिर क्या है, इस व्यक्तित्व को हमने जो है इतने कम समय में जो है जानने की कोशिश करी। हो सकता है इस इंटरव्यू के दौरान हम आपसे कुछ सवाल ना पूछ पाए हो, आप चाहते हो कि यार इस इंटरव्यू में तो मुझे ये बात जरूर कहनी है, और वो कहने से आप चूक इसलिए गए क्योंकि हमने पूछा ही नहीं, तो कोई बात ऐसी रह गई और आप कहना चाहते हो? जी हाँ, मैं 2 बातें इस संदर्भ में कहना चाहूँगा। वो ये है कि कई बार जो हमारा पैशन होता है, हमारे प्रोफेशन के आने के बाद वो पैशन छूट जाता है। क्योंकि अगर आप ड्राइंग और पेंटिंग में रुचि रखते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप आगे जाकर ड्राइंग और पेंटिंग के प्रोफेशन में आए और एक आर्टिस्ट बने। आपको रोज़ी के लिए कुछ और करना पड़ता है। तो कई बार ज़िंदगी हाउस वाइफ्स को अगर हम देखते हैं तो उनकी कितनी सारी रुचियाँ हैं जो शादी के बाद उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं अपने आप को लकी इसलिए मानता हूँ क्योंकि जो मेरे पैशंस बचपन में थे, आज भी मेरे लिए पैशन है और मैं उनके लिए समय निकाल पाता हूँ, और आज वो मेरा पैशन प्रोफेशन बन चुका है। तो आई एम लिविंग एंड डूइंग व्हाट आई रियली एंजॉय एंड व्हाट आई रियली लाइक। तो अगर आप कोशिश करें कि आपके प्रोफेशन के साथ अपने पैशन को अगर मिला करके कहीं ना तो कहीं अगर आप चलेंगे तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा पैशन के बारे में और फोकस के बारे में। हमें अपने हॉबीज़ को, हमें अपने जो इंस्टिंक्ट्स हैं, जो हमारे पैशन हैं, उनको हमें अपने साथ रखना चाहिए और उसके लिए हमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ में हुनर है आपका और उसमें आप अगर परफेक्ट नहीं हुए तो आप उसमें सिर्फ समय और एफर्ट्स डालिए, आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे और आपका जो प्रोफेशन है, जो पैशन है, वो एक दिन प्रोफेशन में भी बदल सकता है और उस हुनर को आप चिजल आउट करके बहुत फाइन आर्टिस्ट बन सकते हैं। चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो गार्डनिंग हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, ड्रामेटिक्स हो, डांस हो, कोई भी क्षेत्र हो, आप उसके अंदर एक लंबे समय तक आप उसके अंदर सीरियस फोकस बना के रखेंगे, कड़ी मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर उस मुकाम को आप पहुंच पाएंगे वहाँ तक। अरे वाह, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे जो दर्शक, खासकर युवा साथी जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो आपकी बातों से जरूर प्रेरणा लेंगे और अपने लिए जो है एक अच्छा करियर बना पाएंगे, एक मुकाम को हासिल करेंगे। सर जो है हमारी बातचीत के सिलसिले को हम विराम दें, अपनी बात को खत्म करें उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हमारे पास एक स्मृति चिन्ह, एक मोमेंटो है ना, मैं सही प्रोनाउंस नहीं करूँगा, आप मेरे कान पकड़ लेंगे। नहीं, मैं यही सुधार देता हूँ कि मोमेंटो नहीं है, मेमेंटो है। मेमेंटो है? हाँ। अरे बाप रे, मैं तो अब तक मोमेंटो बोलता था। क्योंकि उसको इसकी स्पेलिंग MOMENT है, इसलिए हम उसको मोमेंट बोलते हैं। हाँ, हाँ। क्योंकि मोमेंट से बना मेमेंटो। हाँ, बोलते हैं इसको मेमेंटो। मेमेंटो। देखो इंग्लिश, अब आप कभी भी सीख सकते हैं ना, कुछ भी चीज तो सीखते रहिए। ये सर हम आपको एक सप्रेम भेंट देना चाह रहे हैं, हमें आशा है आप अपने ड्राइंग रूम में से एक स्थान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तोहफे के लिए और आपके प्यार के लिए। आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और मेरे साथ बातचीत की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा संडे गुजरा आज। इट्स ऑनर ऑफ अस, थैंक यू सो वेरी मच। मच। थैंक यू। तो ये थे मेरविन कैसलिनो सर, वर्सटाइल कलाकार हैं। हर चीज में आप नाम दें उस कला का और जो है उस कला में ये अपनी महारत हासिल कर रखी है, सब दिखा देंगे आपको। मुझे पूरा यकीन है इनके मन में कुछ ना कुछ नया कला सीखने का भी इन दोनों चल रहा होगा और ये जब अगली बार हमारे एपिसोड में आएंगे तो बताएंगे देखो मैंने ये दो नए काम और शुरू कर लिए हैं। मुझे आशा है इनकी जो बातें थी, प्रेरणादायक बातें, जो इंस्पायरिंग बातें इन्होंने बताई हमें, उससे हमारे युवा साथी जरूर लाभ उठाएंगे। जल्दी हम एक और ऐसी ही शख्सियत के साथ में बातचीत करेंगे हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।